हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खतियान के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर? खतियान के ऊपर। साथ में खतियान के प्रकार के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका हो गया केसरे हिंद खतियान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, बकास्त मालिकी खतियान या फिर जिरात खतियान, गैर मौजूदा खास खतियान आदि आदि। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा खतियान से संबंधित जितने भी आपके क्वायरी रहते हैं सारा यहाँ पर स्पष्ट होने वाला है। और आज के बाद आपको खतियान से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पढ़ करके आपको बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले इस खतियान जो टर्म है उसको बारीकी से समझा लेते हैं ताकि ये चीज़ पढ़ करके समझाने में आपको आसानी रहे। ओके, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ खतियान। क्या लिखूंगा? खतियान। कई क्षेत्रों में जो है इस चीज़ को खतौनी भी कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, आप जब भी जो है जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब बनाते होंगे या फिर किसी प्रकार का वेरिफिकेशन होता होगा तो वहां पर खतियान की जरूरत पड़ती है। आप खतियान के महत्व को भली भांति जानते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी जमीन है उसका अगर आपको मालिकाना हक मजबूती रूप से चाहते हैं तो फिर खतियान की जरूरत पड़ती है। हालांकि केवाला जो रजिस्ट्री होता है वो भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन खतियान सुनने से कुछ अलग फीलिंग होता है, भाई पूर्वज का जमीन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैं बताता हूं खतियान जो होता है ना एक रजिस्टर के रूप में होता है। किस रूप में होता है? रजिस्टर के रूप में। और एक्चुअली ये जमीन संबंधी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, मूल दस्तावेज होता है। ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं यह जमीन संबंधी मूल दस्तावेज होता है। यह जमीन संबंधी एक मूल दस्तावेज होता है, एक मूल दस्तावेज होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मूल दस्तावेज। और इसी दस्तावेज के आधार पर फिर सारे काम होते हैं। अगर भविष्य में जमीन का खरीद बिक्री होगा तो इसी खतियान के आधार पर होगा। ठीक है, अगर आपको लोन लेना है तो भाई इसी खतियान के आधार पर होगा। अब चूंकि देखिए सर्वे हो रहा है तो एक रजिस्टर पूरा तैयार होगा, तो हर आदमी को तो रजिस्टर नहीं मिल जाएगा। अब पूरा गांव का सर्वे हो रहा है और उस रजिस्टर में पूरा दर्ज किया जा रहा है सारी चीज़ें, तो हर आदमी को रजिस्टर नहीं मिलेगा। तो उसको क्या है कि जहां पर उस व्यक्ति का जो है जमीन संबंधी पूरा डेटा लिखा रहता है, बस उसी का जो है कॉपी मिल जाता है, जिसको हम लोग पर्चा कहते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी आप उसको भी खतियान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और खतियान कहते ही हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हालांकि खतियान का मतलब एक पूरा रजिस्टर होता है जिसमें एक मौजा का पूरा जमीन का जो है डिटेल लिखा हुआ रहता है। अगर कोई मौजा है, ठीक है, अगर कोई मौजा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्लॉट हैं। क्या है? बहुत सारे प्लॉट हैं और बहुत सारे रैयत भी होंगे। सिंपल सी बात है। एक चीज आप नोट कर लीजिए, एक मौजा में, मौजा कहने का मतलब गांव, उस गांव में जो है एक व्यक्ति के पास एक से अधिक प्लॉट हो भी सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हर व्यक्ति का एक ही प्लॉट होगा। ठीक है, हो ये भी हो सकता है कि भाई राम है, ठीक है, और उस राम का जो है ये वाला भी प्लॉट है, ये वाला भी प्लॉट है और ये वाला, तीन प्लॉट उसके पास है। एक श्याम है, उसके पास 2 प्लॉट है। कोई ऐसा भी रेत हो सकता है जिसके पास कोई प्लॉट ही ना हो। ठीक है, ऐसे रहता हो रेंट पर, वो अलग चीज है। ठीक है, और एक प्लॉट विशेष रूप से होता है हर रैयत के पास। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो यहां पर क्या है कि भाई किस रैयत के पास किस तरह का जमीन है, कितना जमीन है, कहां है, पूरा डिटेल जो है उस खतियान में चढ़ाया जाता है। तो क्या क्या उस खतियान में चढ़ाया जाता है सर्वे के समय में, उसको यहां पर समझ लीजिए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा बारीकी के साथ। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, ये जो आप रजिस्टर अभी हम आपको दिखाएं, हालांकि ये थोड़ा सा पतला रजिस्टर है, ठीक है, और भी चौड़ा होता है। ठीक है, और बहुत सारे कॉलम, लगभग 18-20 कॉलम बने होते हैं और पूरा कॉलम को भरा जाता है। अब देखिए कॉलम जो बना होता है उस कॉलम में क्या क्या रहता है उसको समझिए। सबसे पहला जो कॉलम है, ठीक है, खाता संख्या। ठीक है, क्या रहेगा? खाता संख्या। खाता संख्या। अब ये खाता संख्या क्या है? वैसा संख्या जो उस मौजा में मौजूद हर रैयत को दिया जाता है। ठीक है, उस मौजा में, उस गांव में जितने भी रैयत है सबको एक नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि खाता खोलना किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग अकाउंट खोलाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हर व्यक्ति का खाता खोला जाता है। ठीक है, तो जो नंबर दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाता संख्या कहते हैं। तो वो जो रजिस्टर है, वो जो खतियान है, उसमें खाता संख्या दर्ज होता है। ठीक है, खाता संख्या के बाद दूसरा कॉलम जो है
हालांकि आजकल के खतियान में आप इसी तरह से देखेंगे, लेकिन पहले के खतियान में आपको जो है चूंकि उसमें जमींदारी प्रथा थी तो आपको खेवट वगैरह का भी जानकारी मिलेगा कि भाई कौन से मालिक के अंतर्गत वो जमीन है, मालिक वगैरह का नाम भी आपको मिलेगा, खेवट नंबर भी मिलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। खेवट नंबर कहने का मतलब कि अगर मान के चले कि जमींदार है बहुत सारे, ठीक है, तो हर जमींदार को भी एक नंबर दिया जाता था जिसको हम लोग खेवट नंबर कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी चूंकि खतियान के विषय में आपको समझना है तो पहले जो मूल चीज़ें हैं उसको समझिए। खाता संख्या पहला जो कॉलम होगा, देखिए कॉलम किस तरह से रहता है, इस तरह से बना रहता है, सिंपल सी बात है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर जो है खाता संख्या पहला कॉलम में लिखा गया, कौन सा खाता संख्या है। ठीक है, यहां पर मान के चलिए कि खाता संख्या 1 है, फिर यहां पर खाता संख्या 1 किसके नाम से है, वहां पर नाम वगैरह दूसरा कॉलम में लिखा जाएगा, जैसे कि नाम तथा पता, नाम व पता या तथा पता। जैसे नाम भाई क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसका जाति क्या है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा जाता है। वो जब लिखा जाएगा तो यहाँ पर आते हैं हम लोग थर्ड कॉलम में। ठीक है, क्या आते हैं थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आपको जो है सो मिलेगा भाई तीसरा नंबर में जैसे खेसरा संख्या, खेसरा संख्या। भाई कौन कौन से खेसरा है, एक मौजा है, एक गांव है, हो सकता है 2 से अधिक खेसरा हो, 1 से अधिक खेसरा हो या एक ही खेसरा हो, जो भी खेसरा, मतलब खेसरा संख्या क्या है, हर प्लॉट को एक नंबर मिलता है जिसको हम लोग प्लॉट नंबर कहते हैं। प्लॉट नंबर हो गया इंग्लिश में, खेसरा संख्या हो गया हिंदी में। तो हर प्लॉट का जो नंबर होता है उसको हम लोग खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहते हैं। वो नंबर यहाँ पर लिखा रहता है। अगर 2-3 खेसरा है, मान के चलिए यहाँ पर 24 नंबर खेसरा है, एक 28 है, एक 322 है। ठीक है, 3 खेसरा है तो तीनों खेसरा यहाँ पर लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद में साथ में जो है दोस्तों आपको जो है हर खेसरा का क्या चौहद्दी है, ठीक है, क्षेत्रफल है, ये सब लिखा जाता है। तो यहाँ पर खेसरा जो है फिर उसका क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल भी लिखा जाएगा। खतियान में क्या लिखा जाता है, हर जो खेसरा है, हर जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल भी यहाँ पर लिखा जाएगा। साथ में जो है चौहद्दी लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, चौहद्दी। मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ जो है खतियान में दर्ज होता है। ठीक है, तो खाता संख्या हो गया, नाम व पता हो गया, खेसरा संख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब मान के चले कि एक मौजा है और इसमें बहुत सारे प्लॉट है, ठीक है, हजारों की संख्या में, मान के चलिए ये वाला प्लॉट है, तो इसके चारों ओर उत्तर में कौन किसका प्लॉट है, दक्षिण में किसका प्लॉट है या पश्चिम में किसका प्लॉट है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है चौहद्दी के रूप में लिखा जाता है। और हमेशा खानापुरी के समय जब सर्वे होता है तो ऐसा नहीं कि उत्तर में ये है तो ऊ लिख करके, मतलब उत्तर पूरा लिखा जाता है, ऐसा नहीं, ऊ लिख करके ऐसे करके दे दिया जाता है तो ये हो गया उत्तर, द लिख दिया गया इसका मतलब हो गया दक्षिण। ठीक है, पू लिख दिया गया मतलब पूरब, प लिख दिया गया मतलब पश्चिम। इस तरह से शॉर्टकट विधि अपनाया जाता है। तो इस तरह से चौहद्दी भी हर प्लॉट का लिखा जाता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन उस प्लॉट का पता चल पाए। ओके, चलिए, तो ये चीज़ हो गया। देखिए कितनी सारी चीज़ें भाई, एक रेयत है, ठीक है, एक रेयत है, ठीक है, रामू नाम का, यहाँ पर लिख देते हैं रामू नाम का, और उस रामू नाम का जो रेयत है उसमें कितने खेसरा है, फिर साथ में क्षेत्रफल क्या है, चौहद्दी क्या है, सारी चीज़ देखिए कैसे कैसे दर्ज हो रही है। ठीक है, फिर साथ में कुल रकबा, भाई यहाँ पर मान के चलिए हर का यहाँ पर रकबा लिखा गया तो कुल रकबा भी नीचे जोड़ करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, साथ में क्या लिखा रहता है, कुल रकबा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, साथ में जमीन का प्रकार, भाई जमीन जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसमें एकड़ में भी, एकड़ और डिसमिल में भी लिखा गया था और कट्ठा धूर में भी आपको लिखा मिलेगा खतियान में। ठीक है, तो क्षेत्रफल का भी इकाई होना चाहिए ना, तो एकड़, डिसमिल, कट्ठा धूर, ये सब में यहाँ पर क्षेत्रफल देखने को आपको मिलेगा। हालांकि आजकल के सर्वे में जो है चूँकि कट्ठा धूर जो है लग्गी के ऊपर डिपेंड करता था, बहुत सारे उसमें कन्फ्यूजन है, तो डायरेक्ट एकड़, डिसमिल या हेक्टेयर वगैरह में क्षेत्रफल लिखा जाता है। इस चीज़ को भी आपको समझना है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको कॉलम इसी तरह से मिलेंगे। ठीक है, कि भाई डिसमिल में कितना है, एकड़ में कितना है, कट्ठा में कितना है, कितना धूर हो रहा है। फिर दोस्तों जमीन का प्रकार हो गया आपका, क्या हो गया, जमीन का प्रकार। जमीन का प्रकार जैसे कि हो गया धनहर, दूसरा होता है भीट, यानी जमीन का क्वालिटी किस प्रकार का, उसमें उपजाऊ कितना होता है। धनहर में 3 तरह का होता है, धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3। धनहर 1 का मतलब होता है 20 मन से अगर अधिक खेती हो रहा है उस जमीन में तो धनहर 1 लिख दिया जाएगा उस खतियान में। धनहर 2 का मतलब हुआ 10 मन से अधिक और 20 मन से कम अगर जमीन में खेती होता है तो वो धनहर 2 के अंतर्गत आ गया। धनहर 3 का मतलब 10 मन से कम अगर खेती होता है तो धनहर 3 हो गया, यानी धान का खेती का बात हो रहा है। और एक होता है भीट,
एक होता है भीट 1, एक होता है भीट 2, ठीक है। भीट 1 में क्या होता है, जिसमें रबी फसल होता है। भीट 1 में क्या होता है, 10 मन से अगर अधिक भीट की खेती हो रही, मतलब कि रबी फसल हो रहा है, तो इसका मतलब वो भीट 1 है। 10 मन से कम हो रहा है तो वो भीट 2 है। तो इस तरह से जमीन का जो प्रकार है वो लिखा जाता है। साथ में भाई जमीन आखिरकार जो है वो किस तरह का जमीन है, मालिकाना हक आखिरकार उसको किस तरह से मिला है। दाखिलकार है मतलब या 12 साल से केवल रह रहा है, या फिर गैर दाखिलकार है मतलब 12 साल से कम ही रह रहा है, केवल उसको कब्जा, उसके पास पेपर वगैरह नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई वो सिकमी रैयत हो। सिकमी कहने का मतलब कि भाई किसी के साथ बटाईदार लिया हो, तो उसके लिए सिकमी खतियान तैयार किया जाएगा। जो अभी खतियान का जो प्रकार पढ़ाएंगे उस समय आपको समझ में ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं मतलब ज़मीन संबंधी जितना भी डेटा है सारा खतियान में चढ़ाया जाता है। फिर लगान संबंधी भी जो है डेटा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, लगान संबंधी भी आपको डेटा मिलेगा कि भाई ये जो ज़मीन है कितना लगान इसमें लेना चाहिए, क्योंकि ज़मीन का प्रकार क्वालिटी के आधार पर उसका उपजाऊ होगा, तो उस उपजाऊ के आधार पर जो है लगान तय किया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है खतियान रहता है, सारी चीज़ें दर्ज होती है। अब जब खाता संख्या 1 का सारा डिटेल हो गया, यानी कि जो रैयत है रामू नाम का या जो भी, हालांकि एक चीज़ नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम रामू लिख दिए अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो है शुरुआत से जो है मतलब कि जो अक्षर होता है अक्षर के आधार पर, से क, पहले क वाला रैयत को लिखा जाएगा, ठीक है। पहले क वाला, फिर उसके बाद ख वाला, उसके बाद ग वाला, उसके बाद घ वाला, इस तरह करके जो है क्रमवार तरीका से लिखा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर खाता संख्या 2 लिखाएगा, ठीक है। और खाता संख्या 2 में भाई किसके नाम से है, ठीक है, वो लिखाएगा। कितने प्लॉट हैं, सारा प्लॉट का क्षेत्रफल पूरा ऐड किया जाएगा। चौहद्दी क्या है, ठीक है, लगान कितना लिया जाए, किस प्रकार का ज़मीन है, ठीक है, मालिकाना हक के आधार पर वो ज़मीन कैसा है, क्षेत्रफल जो है एकड़ कट्ठा धुर में क्या है, ठीक है। ये सारी डेटा जो है यहाँ पर खतियान में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए खतियान जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब वो जो खतियान रहता है, अब ये जो पेज है वैसा नहीं कि डायरेक्ट इसके ऊपर में जो है यहाँ पर हेडिंग में सारी चीज़ लिखा रहता है। मौजा का नाम ये है, थाना ये है, ठीक है, थाना नंबर ये है, राजस्व थाना ये है, जिला ये है, कब हो रहा है सर्वे, सन ईस्वी भी लिखा रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई रहती है ऊपर हेडिंग में। उसके नीचे से जो है खाता संख्या 1 2 3 4 इस तरह करके जो है आगे पूरा डेटा दर्ज किया जाता है उस खतियान में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि खतियान का आपको मोटा मोटी अंदाज लग गया होगा कि हाँ भाई खतियान एक होता है, ठीक है। खाता नंबर हर रैयत को दिया जाता है और उस रैयत के पास कितना ज़मीन है, किस प्रकार का ज़मीन है, पूरा डिटेल जो है खतियान में लिखा जाता है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो खतियान का जो PDF आप देख रहे थे उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए खतियान, चलिए अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। अब समझने में जो है आपको मज़ा आएगा, डायरेक्ट इसको पढ़ के आपको समझाते हैं शायद मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, खतियान जो है खतौनी शब्द से बना है। किससे, खतौनी शब्द से। और एक खतौनी का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना। बात तो सही है, खतियान तैयार हो रहा है मतलब कि जितना भी डेटा है, जितना भी एक रैयत का प्लॉट है, सबको हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। एक रैयत के पास कितना ज़मीन है पूरा उसका डेटा हम लोग इकट्ठा करके चढ़ा रहे हैं, उसी को हम लोग खतियान कहते हैं। सिंपल सी बात है। अर्थात कागजात या हिसाब जो कई जगह लिखे गए हैं, मतलब बहुत सारी जगह जितने भी हिसाब वगैरह लिखे गए हैं, मतलब बहुत जगह प्लॉट वगैरह है, ठीक है, उनको एक जगह करके लिखना ही क्या है, खतियान बनाने का एक तरीका है। इसमें यह है कि खेसरा में यानी प्लॉट में एक कृषक का प्लॉट अनेक पेजों में लिखे गए हैं, परंतु खतियान में एक कृषक के लिए एक खाता नंबर होगा और उस खाता नंबर में एक कृषक के जितने भी प्लॉट होंगे एक जगह लिखे जाएंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। जैसे क्या होता है कि एरिया स्लिप तैयार किया जाता है, मतलब कि एक मौजा है, मान के चलिए यहाँ पर एक मौजा है, इसमें क्या है, हजारों की संख्या में क्या है, प्लॉट है, बहुत सारा प्लॉट है और हर प्लॉट का अपना एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, बहुत सारे प्लॉट है। तो प्लॉट नंबर 1 किसका है, कितना है, किस प्रकार का जमीन है, पूरा प्लॉट नंबर 1 के विषय में लिखा गया, प्लॉट नंबर 2 के विषय में लिखा गया, प्लॉट नंबर 3 के विषय में लिखा गया, प्लॉट नंबर 4 के विषय में। इसी तरह क्रमवार तरीका से हर प्लॉट का जो है एक खेसरा पंजी तैयार किया जाता है, हर खेसरा का डिटेल होता है, ठीक है। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास 3 प्लॉट है, तो यहाँ पर मान के चलिए एक है प्लॉट नंबर 2 और एक है प्लॉट नंबर 276, एक है प्लॉट नंबर 506। तो भाई अब खेसरा नंबर के आधार पर जब खेसरा पंजी तैयार किया गया है तो अलग अलग जगह में है, लेकिन जब खतियान बनेगा तो वो जितना भी खेसरा है एक व्यक्ति के नाम से सारा एक जगह हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा करके लिखना होगा।
हर कृषक को एक नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग खाता नंबर कहते हैं, और उसी के अंतर्गत सारा इकट्ठा करके लिखा जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग खतियान कहेंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, समझ में आया? बस यही सारी चीजें हैं दोस्तों, और कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे में यहाँ बोला गया है कि एक खाता में रामचंद्र प्रसाद के नाम पर प्लॉट नंबर 5 है, 10 है और 200 और 520 आदि प्लॉट जो खेसरा में अलग अलग लिखे गए हैं, जो खतियान में एक साथ लिखे जाएंगे। अब जो खेसरा जो पंजी है, खेसरा पंजी, उसमें हर खेसरा के विषय में अलग अलग लिखा गया है, लेकिन खतियान में सब एक जगह हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, खतियान बनाने का सबसे सुंदर और उत्तम नियम यह है कि क ख ग घ आदि क्रमवार अक्षरों द्वारा खतियान बनाया जाए। इससे खतियान बनाने पर किसी भी कृषक का नाम खतियान में खोजने में अत्यंत सुविधा होती है, सुविधाजनक होती है। ठीक है, इस प्रकार खतियान बनाने का नियम यह है कि आरंभ में क अक्षर के नाम पर जितने भी कृषक का नाम हो खतियान में पहले लिखा जाना चाहिए, फिर ख अक्षर के जितने भी कृषक हैं उनका नाम लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार ग घ इत्यादि अक्षर वाले का कृषक का नाम खतियान तैयार करते जाएंगे, यानी खतियान के आरंभ में क अक्षर वाले कृषक का नाम मिलेगा और अंत में ह अक्षर वाले आसामी कृषक, आसामी का मतलब कृषक होता है, का नाम मिलेगा। जिस प्रकार अक्षर आगे बढ़ता है उसी प्रकार खतियान में उन्हीं सब अक्षरों का नाम मिलता जाएगा। देखिए, अक्षर के अनुसार क्रमवार तरीका से, ऐसे का अक्षर से जितने भी कृषक हैं, ठीक है, सबको एक जगह अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा कि भाई नाम से भी हमको खोजने में आसानी रहेगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर ये देखिए, ये रजिस्टर है। ठीक है, अब ये रजिस्टर में हालांकि खतियान डायरेक्ट यहाँ पर खाता संख्या 1 से शुरू नहीं हो जाता है, इसमें बहुत सारे इंडेक्स वगैरह तेरीज वगैरह होता है। ठीक है, जैसे कि हर प्लॉट का जो है छोटा सा एक इंडेक्स के रूप में दिया हो रहा था कि भाई उस प्लॉट में कितना ये है, क्या है, नहीं है, जो एकदम शॉर्ट में लिखा रहा था, जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, साथ में जो है कृषक का नाम शॉर्ट में लिखा जाएगा ताकि खोजने में आसानी रहे कि भाई मान के चलिए का अक्षर का कृषक का यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, खाता संख्या वगैरह सब कुछ लिखा गया है, तो वहाँ पर खोजा जाता है, पेज संख्या भी लिखा जाता है और पेज पलट करके उस खतियान में देखा जाता है कि भाई इस पेज संख्या में फिर क्या क्या डिटेल है सारा मिल जाता है। तो इस तरह से जो है अक्षर के आधार पर अगर खतियान तैयार किया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, खोजने में कृषकों को आसानी रहेगी। नहीं तो फिर अगर इधर उधर होच-पोच कर कभी का वाला, कभी हा वाला, कभी छा वाला, कभी जा वाला करेंगे तो फिर खोजने में एकदम बहुत माथा घिसेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्रमवार तरीका से किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि खतियान के विषय में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात है क्या दोस्तों? नहीं। चलिए अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्या बोलते हैं, नींबू को ज़्यादा निचोड़ने से जो है ना फिर तीतापन आ जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो बस वो चीज़ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग खतियान के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब वो जो खतियान तैयार हो रहा है, ज़मीन का जो मूल दस्तावेज तैयार हो रहा है, आखिरकार उसका आधार क्या है? ठीक है, उसका मालिकाना हक जो मिला है वो किस आधार पर मिला है, कितना उसमें पावर है, ठीक है, वो खतियान के प्रकार में हमको पता चलेगा। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर में है केसरे हिंद खतियान। ओहो, कहाँ गया भाई, कहाँ चले जाते हो, हम तो आपके बिना परेशान हैं। चलिए, खतियान, केसरे हिंद खतियान, जो जमीन केंद्र सरकार के कब्जे में हो उस जमीन के लिए जो खतियान तैयार किया जाता है उसे केसरे हिंद खतियान कहते हैं। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि एक मौजा है, एक गांव है, उस गांव में ये जरूरी नहीं है कि केवल जितने भी प्लॉट हैं केवल उस गांव के रहने वाले के ही हैं, ऐसा बात नहीं है। उस गांव में ऐसे बहुत सारे प्लॉट हो सकते हैं जो राज्य सरकार के होंगे, जो केंद्र सरकार के होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होगा और भी तरह का होगा, तो सबके लिए खतियान तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल किसानों के लिए। भाई सरकार के पास भी अपना दस्तावेज होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आप कल चढ़ बैठेंगे पूरा गाँव वाले मिल करके। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए केसरे हिंद खतियान जो सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो जमीन आता है वो केसरे हिंद खतियान हो गया। ठीक है, उस हम खतियान को केसरे हिंद खतियान कहेंगे। दूसरा नंबर में आता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, जो जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कब्जे में है उस जमीन के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 बार खतियान हो गया है, एक ही बार होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत है, सिंपल सी बात है। एक हो गया बकास्त मालिकी खतियान, जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद कुछ जमीन अस्थाई बंदोबस्ती का विवरण जिस कागजात में होता है उसे बकास्त मालिकी खतियान कहते हैं। अब यहाँ पर बंदोबस्ती का मतलब क्या हुआ? बंदोबस्ती का मतलब हुआ कि मान के चलिए कुछ ऐसे भूमिहीन
लोग थे या फिर कृषक लोग थे जिनको जमींदारों के द्वारा जमीन दी गई, ठीक है, उसका बंदोबस्त कर दिया गया। बंदोबस्त कहने का मतलब कि उस जमीन का टैक्स देना, लगान देने का जो प्रक्रिया होता है उसको कर दिया जाता है, ठीक है। तो जमीन का टैक्स देने का प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बंदोबस्ती कहते हैं। मतलब टैक्स देने प्रक्रिया को फुलफिल करना एक बंदोबस्ती हुआ। समझ में आया? कोई जमीन है, किसी को हम दे दिए और उसको कह दिए कि भैया आप जो है सरकार को इतना साल में इतना टैक्स दीजिए, तो समझिए उस जमीन का बंदोबस्ती हो गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, नक्शा वगैरह कट गया, ठीक है, बंदोबस्ती हो गया। तो उस तरह से जो है जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जो है विशेष रूप से ये काम किया गया, ठीक है। कुछ जमीन जो है स्थायी बंदोबस्ती का विवरण जिस कागजात में होता है उसे बकास्त मालिकी खतियान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक हो गया जिरात खतियान। जमींदारों को गौशाला के लिए जो घर बनाया जाता था उसका विवरण जिस कागजात में होता है उसे जिरात खतियान कहा जाता है। यानी जमींदारों के गौशाला के लिए भाई बड़े बड़े प्लॉट होते थे, ठीक है, बड़ा बड़ा जमीन होता था, उसका डिटेल जिस खतियान में हमें मिलता है उसको हम लोग जिरात खतियान कहते हैं। सोचिए, ठीक है, जमींदारी प्रथा के समय में क्या रहता होगा। देखिए गौशाला के लिए भी जो है अलग से खतियान तैयार हो रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर देखिए जिरात खतियान है, मतलब कि इसका जो है खाता नंबर मिला होगा। अब जिरात खाता का उसका खाता नंबर हो सकता है 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, ठीक है, जो भी हो तो वो मिलता है। ओके, चलिए अब आते हैं गैर मुजरूबा खास खतियान। अब ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप लोग देखते होंगे कि कोई मौजा है, उस मौजा में आप ये भी देखते होंगे कि भाई गैर मुजरूबा जो खास जमीन है उसका एक ही खाता संख्या है और उस खाता संख्या में जितने भी प्लॉट हैं किसके किसके अंडर में है वो तो डिटेल रहेगा, लेकिन खाता संख्या एक ही होता है। विशेष रूप से कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि 2-3 रहे, लेकिन आप मैक्सिमम देखेंगे गांव में कि आपको एक ही खाता संख्या मिलेगा एक जमीन के लिए। गैर मुजरूबा आम के लिए एक खाता हो गया, ठीक है, खाता नंबर 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, ठीक है। फिर गैर मुजरूबा आम के लिए खाता रहेगा। रायती खतियान, चूंकि अलग अलग कृषक के लिए अलग होता है, अलग अलग वहाँ पर खाता नंबर रहता है। रायती खतियान यही खतियान जो है हम लोग के पास रहता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले गैर मुजरूबा खास खतियान को देखते हैं। वैसा जमीन जो जमींदारी के समय बंदोबस्त ना हो सका था उस जमीन को सर्वे सेटलमेंट के द्वारा राज्य सरकार के नाम से दर्ज किया गया। ऐसी जमीन का विवरण जिस कागजात में हो उसे गैर मुजरूबा खास खतियान कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि भाई वैसा जमीन जो जमींदार के समय बंदोबस्त ना, उस जमींदारी की प्रथा के समय बंदोबस्त नहीं हो सका था, उस जमीन को सर्वे सेटलमेंट के द्वारा जो है राज्य सरकार के नाम से दर्ज किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर मुजरूबा खास खतियान कहते हैं। ठीक है, अब एक होता है गैर मुजरूबा आम खतियान, जो जमीन परती गैर आबाद परती हो। गैर आबाद कहने का मतलब, आबाद का मतलब खेती बाड़ी, यानी गैर यानी खेती बाड़ी जिसमें न की जाती हो, रहकर आम जनता के काम के लिए रहती है, जिसमें पूरे बस्ती के लोगों का सामूहिक अधिकार होता है, ऐसे जमीन का विवरण जिस कागजात में हो उसे गैर मुजरूबा आम खतियान कहते हैं। जैसे कि आहर हो गया, बांध हो गया, पैन, नदी, चारागाह, गली, रास्ता, डगर आदि। ठीक है, ये सब क्या होगा, गैर मुजरूबा आम, जिसमें उस गाँव के रहने वाले सभी लोगों का हक होता है। ठीक है, पब्लिक पर्पस के यूज होता है। अब ये जो ऊपर वाला जो गैर मुजरूबा खास जो है, क्योंकि ये सरकार के नाम से हो गया था, तो सरकार जो है बहुत लोगों के नाम से बंदोबस्ती कर दी। ठीक है, और सरकार जमीन का टैक्स लेने लगी। ठीक है, तो गैर मुजरूबा खास जमीन भी कई लोगों के पास रहता है, इसको भी आपको बात ध्यान में रखना है। और कई लोग घर वगैरह खेती बाड़ी सब यहाँ पर गैर मुजरूबा खास जमीन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार उनको दिया है, बंदोबस्ती किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। रायती खतियान क्या है? रायती खतियान, जो जमीन किसान के जोत आबाद की हो उसके लिए यह खतियान तैयार किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण खतियान है। कौन? रायती खतियान। ठीक है, रायती खतियान बहुत महत्वपूर्ण, जो हम लोग के पास विशेष रूप से जमीन संबंधी जो पूर्वज के जो खतियान होते हैं वो विशेष रूप से रायती खतियान ही होते हैं। 8वां नंबर में सिकमी खतियान, जो जमीन सिकमी रेत के अधिकार में हो उसके लिए यह खतियान तैयार किया जाता है। सिकमी का मतलब बटाईदार। ठीक है, यानी अगर आप किसी से बटाई लिए हो और उस समय सर्वे अगर हो रहा है तो जो खतियान उस बटाईदार, जो मतलब कि जो बटाई लिया है उसके नाम से जो तैयार किया जाएगा जो खतियान, उसको सिकमी खतियान कहा जाएगा। एक होता है दर सिकमी खतियान, मतलब कि मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, उससे हम लिए बटाई पर, ठीक है, तो हमारे लिए सिकमी खतियान तैयार होगा अगर सर्वे हो रहा है उस समय तो। लेकिन अगर हम भी जो है इससे बटाई लेकर के हम दूसरा को बटाई दे दिए, तो जो अगला आदमी लिया, ये हो गया फर्स्ट, हम होंगे सेकंड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होगा और उस समय अगर सर्वे हो रहा है तो उसके लिए जो है दर सिकमी खतियान तैयार होगा। ठीक है, तो एक सिकमीदार जब जमीन दूसरे के जिम्मे बटाई पर लगा दिया हो उसके लिए खतियान तैयार किया जाता था। ठीक है, चलिए दोस्तों
एक होता है मुस्तवाह खतियान। मुस्तवाह खतियान, जो जमीन कुछ संदेह युक्त हो उस जमीन के लिए यह खतियान तैयार किया जाता है। मान लीजिए सर्वे करते करते समय, ठीक है, कोई ज़मीन एकदम थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए अलग खतियान, मुस्तवाह खतियान तैयार किया जाता है। एक होता है भावली खतियान, जिस जमीन के फसल पर रुपया के बदले जमींदार गल्ला वसूल करते थे उसके लिए यह खतियान तैयार किया जाता था। तो रुपया ना लेकर के जो जमीन, जो फसल होता था वो लिया जाता था, तो उस खतियान को क्या कहा गया, उस जमीन के लिए जो खतियान तैयार किया उसको हम लोग भावली खतियान कहते हैं। 12 नंबर में है तनाजा खतियान। ये देखिए सब खतियान का प्रकार है, ठीक है, क्या खतियान का प्रकार है। एक होता है तनाजा खतियान, जिस किसी जमीन में किसी प्रकार का झगड़ा, यानी कि तनाजा, तनाजा का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, पाया जाए, उसके लिए खतियान तैयार किया जाता था। मान के चलिए कि एक जमीन है, एक प्लॉट है, उसमें 2 रैयत जो है सो दावा कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, तो वहाँ पर झगड़ा पाया गया और दोनों की तरफ ऐसा है कन्फ्यूजन वाला, तो वैसे कंडीशन में जो है तनाजा खतियान में तनाजा खतियान बनाया जाएगा, ठीक है, तनाजा फॉर्म होता है उसमें भरा जाएगा। 13 नंबर में होता है बकास्त ठेकेदार खतियान, जो बकास्त जमीन किसी दूसरे मालिक के अधीन ठेकेदारी में होता था उसके लिए खतियान तैयार किया जाता था। सिंपल सी बात है, ठीक है। 14 नंबर में है चेकट खतियान, वह जमीन जिसका लगान धीरे धीरे बढ़ता हो लेकिन दोबारा सर्वे में जाकर टूट कर घट भी सकता है, उसके लिए खतियान तैयार किया जाता था, ठीक है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता हो लेकिन जब दोबारा सर्वे हुआ तो उसमें टूट करके घट भी सकता है, तो उसके लिए मतलब बढ़ने घटने वाला जब बात हो ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, तो चेकट खतियान उसके लिए तैयार किया जाता था। एक होता है कायमी खतियान, ये भी महत्वपूर्ण है। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद सरकार ने रैयतों को जमीन अस्थायी रूप से दे दिया था, उस जमीन का विवरण जिस कागजात में मिलता है उसे कायमी खतियान कहते हैं, ठीक है। जमींदारी प्रथा जब 1950 में समाप्त हुआ तो उसके बाद में सरकार ने अस्थायी रूप से लोगों को जमीन दी, ठीक है, तो उसके लिए जो खतियान तैयार किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, कायमी खतियान कहते हैं। 16 नंबर में आता है गोड़ियती खतियान, जमींदार अपनी धन संपत्ति की रक्षा करने के लिए चौकीदार रखते थे। जमींदार अपना धन संपत्ति रक्षा करने के लिए, खुद की रक्षा के लिए जो है क्या रखते थे, चौकीदार रखते थे, तथा उसे काम के बदले पैसा ना दे करके, ठीक है, जमीन दे देते थे। ऐसे जमीन का विवरण जिस कागजात में मिलता है उसे गोड़ियती खतियान कहते हैं। सिंपल सी बात है, गोड़ियती खतियान का मतलब समझ में आया। यानी जमींदार के देख रेख में उसके संपत्ति या फिर जमींदार के देख रेख में जो लोग रहते थे, जो चौकीदार रहते थे, उनको पैसा ना दे करके ज़मीन कभी कभी दे दिया जाता था, तो उस ज़मीन का जिक्र जिस कागजात में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोड़ियती खतियान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है आगे जागीर खिदमती खतियान। क्या है, जागीर खिदमती खतियान, मालिक को खिदमत करने के लिए यानी तारीफ करने के लिए, ठीक है, या फिर उसका सेवा करने के लिए जो खिदमतगार रहता था, ठीक है, उसको वेतन के बदले कुछ जमीन बिना लगान के दे दी जाती थी, ऐसी जमीन का नवेयत जागीर खिदमती होता था, ठीक है। नवेयत यहाँ पर एक वर्ड आप देखेंगे, नवेयत, नवेयत का मतलब होता है जमीन का हैसियत, नवेयत जमीन का हैसियत एक ही चीज़ है, ठीक है, यानी ज़मीन में आप कुछ क्या हैसियत रख रहे हैं, क्या आपका उस ज़मीन पर पावर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवेयत कहते हैं। तो भाई जो जागीर खिदमती खतियान है ये बिना लगान की दे दिया जाता था, ठीक है, जो खिदमत करने के लिए जो खिदमतदार रहते थे, मालिक को जो खिदमत करते थे, ठीक है, उनको ये जो है खतियान तैयार किया जाता था उसके ज़मीन के लिए, ठीक है। रेलवे बोर्ड खतियान, रेलवे का भी ज़मीन होता है, जिस कागजात पर रेलवे के ज़मीन का विवरण हो उसे रेलवे बोर्ड खतियान कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे खतियान के प्रकार आपने देखा और समझा कि भाई खतियान के कितने तरह होते हैं, और भी तरह के खतियान हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप खतियान के विषय में, साथ में खतियान के प्रकार के विषय में बारीकी के साथ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आता है पर्चा, ठीक है, ये सब भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए, ये सब भी महत्वपूर्ण टर्म है जिसको समझना चाहिए आपको, ठीक है। पर्चा, खतियान की संक्षिप्त नकल का नाम पर्चा है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि भाई सभी रैयत को भाई एक रजिस्टर नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर के रैयत का रजिस्टर में जिस जगह पर जमीन का पूरा डिटेल होता है उसका नकल दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। पर्चा में मौजा हो गया, थाना का नाम हो गया, थाना नंबर हो गया, परगना हो गया, जिला हो गया, तौजी नंबर हो गया, मालिक का नाम, काबिजदार का नाम व उनके पिता का नाम, जाति, मौजा के प्रत्येक प्लॉट की चौहद्दी, खेसरा नंबर था, इसके कैफियत के खाने में, वृक्षों से संबंधित बातें। देखिए खतियान में जो है वृक्ष से संबंधित बातें भी होता है, ठीक है,
खरीद बिक्री अगर हुआ है तो उसका भी जिक्र बदैलन भूमि के संबंध में वर्णन किया हुआ रहता है। मतलब पर्चा जो मिलता है रैयत को, उसमें सारे डिटेल होते हैं, उसको हम लोग खतियान कहते हैं। ठीक है, यह संक्षिप्त नकल है, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट वाला नकल है, कॉपी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे है खेवट। खेवट क्या है? इसमें मालिकों का हिस्सा लिखा जाता था। इसे इंस्पेक्टर कानूनगो या असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर तैयार करते थे। खेवट, ठीक है, समझ में आया ना? खेवट नंबर भी होता है, यानी कि जमींदार के पास बहुत ज़मीन होते थे। अब भाई एक ही ज़मींदार एक गांव में जरूरी नहीं होता था, है कि नहीं? तो बहुत सारे ज़मींदार होते थे, तो अलग अलग वसूली करते थे अलग अलग जगह में। ठीक है, एक ही मौजा में, गांव में। ठीक है, वैसे कंडीशन में उनको एक नंबर दिया जिसको हम लोग खेवट कहते थे। ये सब जो है मालिकों का हिस्सा लिखा जाता था। ठीक है भाई, कितना हर खेवट में, ठीक है, जो खेवट होता था एक खतियान का रूप ही समझिए ना। ठीक है, तो उसे मालिकों का हिस्सा लिखा जाता है, भाई कितना हिस्सा है उसको। ठीक है, मतलब जो हिस्सा में पड़ रहा है उसी में वो लगान लेगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई एक ज़मींदार है पूरा एकदम लगान वसूल रहा है। ठीक है, तो जिस ज़मींदार का जितना हिस्सा होता था उसका उन लोग लगान वसूल करते थे। एक होता है औपासा। औपासा क्या है? पानी पटाने का जिक्र जिस कागजात में किया रहता है उसे औपासा कहते हैं। ठीक है, औपासा भी तैयार किया जाता है। मान के चलिए कि ज़मीन, भाई ज़मीन का सर्वे हो गया, लेकिन पानी पटाने की सुविधा का भी वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कागजात होना चाहिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। तो जिस कागजात में वर्णन रहता है उसको हम लोग औपासा कहते हैं। ठीक है, चलिए, एक होता है असहाई मशहूर। असहाई मशहूर में मौजे की मुख्य मुख्य स्थानों का नाम लिखा जाता है। अमीन खानापुरी करते समय असहाई मशहूर भी तैयार करते हैं। ठीक है, अभी एक कागजात है एक तरह का। ठीक है, असहाई मशहूर में निम्नलिखित स्थानों का नाम लिखा जाता है, जैसे कि टोला का नाम हो गया, पहाड़ या पहाड़ी का नाम हो गया। ठीक है, पहाड़ या पहाड़ी की मुख्य चोटी का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, यदि तालाब हो तो उसका नाम हो गया, जंगल का नाम हो गया, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा चर्च का नाम हो गया, सरकारी भवनों का नाम हो गया आदि। तो असहाई मशहूर में जो है सारी बातें लिखी जाती है, जो मुख्य मुख्य चीज़ें होते हैं, मुख्य मुख्य जो स्थान होते हैं। ठीक है, जो उनका जो नाम होता है, जो खतियान में नहीं चढ़ा है, उसका भी डिटेल तैयार किया जाता है असहाई मशहूर में। ओके, चलिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पर है काबिल लगान तथा काबिल बे लगान। जिस जमीन की लगान लग सके उसको लगान लगाने योग्य भूमि अर्थात काबिल लगान कहते हैं। जैसे नगदी हो गया, भावली आदि। ठीक है, तो जिसमें लगान लगाया जा सके, जिसमें खेती बाड़ी हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लगान लगाने योग्य भूमि कहेंगे, उसी को हम लोग काबिल लगान कहते हैं। ठीक है, जिस जमीन का लगान ना लग सके उसे काबिल बे लगान कहते हैं। मतलब लगान लग ही नहीं सकेगा तो बे लगान हो गया। जैसे कोई बस्ती हो गया, बस्ती की ज़मीन, कोई देवस्थान हो गया, शिवबूतर आदि की ज़मीन। अब कोई बस्ती बहुत सारा घर है तो भाई उसमें खेती बाड़ी होगा ही नहीं, तो लगान आदमी किस बात का देगा? ठीक है, या फिर मान के देवस्थान है या फिर किसी और तरह का जो है धार्मिक स्थल है, तो उसका लगान क्यों दिया जाएगा? मंदिर का लगान क्यों दिया जाएगा? मस्जिद का लगान क्यों दिया जाएगा? है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको समझना था। ठीक है, काबिल लगान और काबिल बे लगान का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खतियान किसे कहते हैं उसे भी समझ गए होंगे, खतियान के प्रकार के विषय में भी समझ गए होंगे। ठीक है, और जो छोटे मोटे और भी टर्म थे उसको भी आपने समझा होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी किसी तरह कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर से वीडियो को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आप देखे होंगे, खतियान संबंधी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस अपना घर का खतियान एक बार निकालिए और देखिए कि भाई मेरा घर का खतियान किस प्रकार है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो उस खतियान को पढ़ना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।